हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ने के बाद आज हम बड़ी ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया। दोनों का नाम एक साथ लिखा है, इसका मतलब इसमें कुछ राज है। जानेंगे इस राज को भी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन अलग अलग शब्दों का अर्थ क्या है और इन अलग अलग शब्दों की परिभाषा को हम समझ लेते हैं। इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये उपचयन और अपचयन एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। मतलब क्या हुआ, अगर आप एक को ध्यान से अच्छे से याद कर ले, समझ लें, तो उसका विपरीत आप अपनी समझ से लिख सकते हैं। बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर? क्योंकि दोनों में से आपको याद तो हो जाता है लेकिन ये भूल जाते हैं ऑक्सीकरण में क्या था और अपचयन में क्या था। याद है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज आज दूर हो जाएगी आपकी, देखना पूरी वीडियो आप। तो विज्ञान में जब कभी भी ऐसा कोई टॉपिक आए जो एक दूसरे का विपरीत रहे, एक पोर्शन को, एक हिस्से को अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो और उसका विपरीत अपनी समझ से बनाओ, याद मत करो। अब जैसे हम शुरुआत करते हैं उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण बड़ी किताबों में ऑक्सीकरण लिखा हुआ मिलेगा, 10वीं किताब में उपचयन लिख दिया है, तो हम उपचयन चलो इससे काम चला लेंगे। जब आप 11वीं क्लास में साइंस लोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आपको ऑक्सीकरण ही लिखा हुआ रहेगा। इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं योग है। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी नाम से ही पहली परिभाषा हो गई। जहां किसी पदार्थ में यानी कि किसी अभिकारक में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जी हाँ, उपचयन कहलाता है। अब इसका उल्टा, यहां ऑक्सीजन का जुड़ना जब ऑक्सीकरण है तो अपचयन इसका विपरीत क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना। यानी किसी पदार्थ या अभिकारक से जब ऑक्सीजन निकलती है तो हम कहते हैं उसका अपचयन हो गया। दूसरा बिंदु है उपचयन या ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निकलना या कम होना। यानी अगर उसमें पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था तो उसका निकलना या कम होना संख्या के अंदर, तो इस तरह से ये उपचयन में आ गया। और अपचयन में क्या आएगा? इसका विपरीत। यहां हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहां क्या होगा? जुड़ेगा। उल्टा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना या उसकी संख्या में क्या होना? वृद्धि होना, यह कहलाता है अपचयन। ये दो परिभाषाएं तो हमारी पुस्तक में दी हुई है, बुक में दी हुई है और इतनी परिभाषा दी हुई है। लेकिन मैंने एक और परिभाषा लिखी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बुक ने नहीं लिखी है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा होती है ऑक्सीकरण की। वैसे तो ऑक्सीकरण की बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं, लेकिन हम इस परिभाषा पे इसको अंत कर देंगे। ऑक्सीकरण या उपचयन की ये जो मुख्य परिभाषा है वो है इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, यानी इलेक्ट्रॉन किसी को देना, इलेक्ट्रॉन का दान करना। जो दानी होता है इलेक्ट्रॉन का, इसे भी देता है उसे भी देता है, उसको हम कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। मेरे जेब में अगर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो, मैं अगर दे दूं, आप लोगों को दे दूं इलेक्ट्रॉन, तो मेरा क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीकरण हो गया ना। ठीक है, अब आपने लिए इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन लिए तो आपका क्या हुआ? ऑक्सीकरण का उल्टा मतलब अपचयन। यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो ये तुमने विपरीत परिभाषाएं एक दूसरे की पढ़ ली है। सीधा प्रश्न आया ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिख सकते हो। आइए उदाहरण के द्वारा इसको विस्तार से समझते हैं। उदाहरण मैंने लिया पहला, Cu कॉपर या तांबा, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, प्रतीक लिखना सीख चुके हैं आप। इसकी अभिक्रिया कराई ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की अभिक्रिया मतलब जलाया इसको, उसको गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ? ये जो कॉपर हमने लिया है ये पाउडर के रूप में लिया हुआ है, जिसे आप यहाँ पर 3D फिगर के रूप में देख रहे हैं। ये पाउडर के रूप में है जो लाल भूरे से रंग का आपको नजर आ रहा है। तांबे का रंग होता है ना, तांबे के तारों का, तो तांबे का चूर्ण का भी वही रंग होगा। इसको जब गर्म किया, जलाया, इसको गर्म किया, वैसे नहीं जलाया, चाइना डिश में किसी बर्तन में लेके गर्म किया, तो उसके ऊपर क्या हुआ? ऑक्सीजन की परत चढ़ गई, कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ गई और बन गया CuO। अब ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। इसके पीछे ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया जिसका रंग क्या है? काला। यानी ये लाल भूरे रंग से किस रंग का हो गया? काले रंग का हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर से बन गया कॉपर ऑक्साइड।
क्यों बन गया? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई। ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी उपचयन कहलाता है, यानी उपचयन हो गया। तो कॉपर चूड़ को गर्म करने पर इसकी सतह यानी कॉपर की सतह पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। जो काले रंग की परत होती है वो किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद अगर हम उस पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करें, कॉपर ऑक्साइड बन गया, उस पर हाइड्रोजन गैस डालें, हाइड्रोजन गैस उस पर बहा दे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तब क्या होगा? तब विपरीत अभिक्रिया होगी। विपरीत मतलब पहले ऑक्सीजन जुड़ गया था, अब ऑक्सीजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने पर यहां विपरीत अभिक्रिया होगी, जिससे ऑक्सीजन क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन कॉपर में जुड़ा हुआ था, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये क्या होगा? कॉपर से अलग हो जाएगा और वो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने पर कॉपर ऑक्साइड वापस कॉपर में बदल जाएगा, और जब वापस कॉपर में बदल गया तो रंग कैसा हो जाएगा? वही भूरा लाल सा। ठीक है, अब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये जल बन गया। अब देखो इन दोनों अभिक्रियाओं में हुआ क्या है? एक में ऑक्सीजन का योग हुआ तो हमने कहा ऑक्सीकरण हुआ है, एक में ऑक्सीजन निकली है कॉपर ऑक्साइड तो हमने कहा अपचयन हुआ है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण अपचयन सदैव हमेशा साथ साथ होते हैं। दोनों ऐसे भाई हैं जो कभी अलग अलग नहीं होते, सगे दोस्त हैं, बिल्कुल पक्के मित्र हैं, कभी नहीं छोड़ते एक दूसरे का साथ। तो ऑक्सीकरण और अपचयन यानी उपचयन उपचयन सदैव क्या होंगे? साथ साथ। जब सदैव साथ साथ होंगे तो इतना लंबा नाम देने की जगह इनको नाम दे दिया गया शॉर्ट में, इनके नाम के अक्षर से इनको कह दिया गया रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ये जो RED है ये है रिडक्शन के लिए, रिडक्शन मतलब अपचयन के लिए, और जो पीछे का OX है यह है ऑक्सीडेशन के लिए यानी ऑक्सीकरण के लिए, उपचयन के लिए। तो इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा बड़ी आसान है, जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। बड़ी आसान परिभाषा है। इन दोनों को अलग अलग पढ़ने के बाद सीधी सी परिभाषा बन गई कि जहां ये दोनों साथ साथ हो उसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी अगर दो अभिकारक हैं तो एक अभिकारक का क्या होगा? ऑक्सीकरण यानी उपचयन, और दूसरे अभिकारक का क्या होगा? अपचयन। ठीक है, अब हमें उदाहरण लेके ये समझना है कि किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमें ये दिया हुआ रहता है और ये पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। आइए उदाहरण लेते हैं। तो हमने वही जाना पहचाना उदाहरण जो यहां पर लिया वही ले लेते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड फिर यहां जब अभिकारक में है इसलिए जो उत्पाद बदल रहा है, यहां से यहां आने पर इससे ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन यहां जुड़ी हुई नहीं दिख रही ना, ऑक्सीजन इसको छोड़ के चली गई, अलग हो गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो जी हाँ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? अपचयन हुआ, जिसके कारण वह किसमें बदल गया? कॉपर में। अब देखो अगर हमें अपचयन और उपचयन पहचानना है ना तो बस अपचयन पहचान लिया, अब सामने वाले का अपने आप क्या हो जाएगा? उपचयन ही हो जाएगा। यहां अगर अपचयन हो गया तो जो बचा हुआ है ना उसको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो हाइड्रोजन का क्या हो गया? उपचयन यानी ऑक्सीकरण। बिल्कुल सरल है। यानी दोनों में से हमें एक को पहचानना है और दूसरा अपने आप ही हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जिंक ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है ZnO। इसकी अभिक्रिया कार्बन से इसका प्रतीक C। तो अब क्या हुआ? जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। यहां पर दो नहीं है, डाइऑक्साइड नहीं है, ये अलग अलग ऑक्साइड होते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या के आधार पर उनको मोनोऑक्साइड, एक हो संख्या ऑक्सीजन की तो दो हो तो उसको कहते हैं डाइऑक्साइड। जैसे अगर यही होता CO2 तो ये होता कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो लेकिन यहां पर दो नहीं है तो ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा जहरीली गैस है। ओके, अब यहां पर जिंक ऑक्साइड से जिंक जब बना तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है। यहां पर ये जो O है ये जिंक को छोड़कर चला गया, अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन हो गया। तो बताओ इस कार्बन का क्या होगा?
हाँ, उपचयन या ऑक्सीकरण। यानी एक काम ने अच्छे से पता लगा लिया तो दूसरा अपने आप हमने ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक और उदाहरण लेते हैं हम। यहां मैंने MnO2 जिसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। अच्छा, एक होता है Mg, उसको कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीज Mn, ये अलग धातु है, ये अलग धातु है, दोनों अलग अलग धातु है, ध्यान रखना। तो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड से जब मैग्नीज क्लोराइड बना MnCl2, पीछे क्लोरीन या तो क्लोराइड लिखते हैं, इसको मैग्नीज डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग होकर उसकी जगह Cl जुड़ गया। तो यहां से यहां आने पर हमें ऑक्सीजन अलग होता दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, दूसरे का अपने आप क्या होगा, जी हां, एक का अपचयन तो दूसरे का उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये जो क्लोरीन में क्या हो गया, उपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अच्छा, पीछे जल बचा है, जल का कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जल में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के योग से ये जल बन गया। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। एक चीज मैं और सिखाना चाहूंगा आपको, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो है ऑक्सीकारक जिसको हम कहते हैं उपचायक भी। ये पुस्तक में आगे ये शब्द काम में लिए जाएंगे, ऑक्सीकारक को उपचायक भी कह सकते हैं। और एक है अपचायक। देखो, इन अभिक्रियाओं, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में अपचयन उपचयन होता है, ये तो है प्रक्रिया, कोई क्रिया। लेकिन इन अभिकारकों को एक को कहते हैं ऑक्सीकारक, एक को कहते हैं अपचायक। बड़ा आसान है, विस्तृत नहीं पढ़ेंगे। जिसका अपचयन होता है ना, जिसका, जैसे यहां कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, वो कहलाता है ऑक्सीकारक, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। ठीक है, अब एक को पता कर लिया तो दूसरा क्या हो गया, अपने आप हो गया अपचायक। यानी इसमें से भी एक का हमें पता लग गया, दूसरे का अपने आप पता लग जाएगा। फिर वापस जिसका अपचयन होता है, खुद का तो अपचयन होता है, लेकिन ये खुद क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। यानी जिंक ऑक्साइड यहां किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का। ठीक है, तो ये जो कार्बन किसका काम कर रहा है, अपचायक का। जब धातु वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, वहां पर हम धातु का निष्कर्षण वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम वहां पढ़ेंगे कार्बन अपचायक के रूप में काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका अपचयन कर देता है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा याद नहीं हो तो दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, दिमाग से धुआं भी निकल सकता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। अपचयन जिसका होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन जिसका होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, अगर एक का पता कर गया, बस हमें एक ही पता करना है, ये दूसरे वाला तो हम अपने आप, इसका उपचयन हुआ तो ये कहलाता है अपचायक। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं, उपचयन और अपचयन, इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ये उदाहरण भी ले लिए हैं, और ये उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। कई बार सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है, और कई बार उदाहरण देकर, एक अभिक्रिया देकर पूछ लिया जाता है कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका अपचयन और उपचयन हो रहा है, दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हम ये लास्ट में इसकी पूरी एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं ताकि आप कॉपी में नोट्स लिख सकें। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। अब हम पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण, अगर इस शब्द को हम शाब्दिक रूप में अर्थ में लेना चाहे तो इसका अर्थ हम ले सकते हैं खराब होना, कमजोर होना, क्षति होना, यानी नुकसान होना। संक्षारण की परिभाषा इस तरह से हम ले सकते हैं, जब कोई धातु, देखो संक्षारण मुख्य रूप से धातुओं का माना जाता है, हालांकि बड़ी कक्षाओं में आप जाएंगे तब सिरामिक्स का भी पढ़ोगे, अभी हम धातु का संक्षारण ही पढ़ेंगे। यानी ये जो संक्षारण हम पढ़ रहे हैं वो धातु का पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा इस तरह से है, जब कोई धातु वायु के अलग अलग गैसों के संपर्क में आती है, उसकी नमी का मतलब होता है हवा के अंदर जो जल की मात्रा गैस के रूप में होती है उसको कहते हैं नमी, मॉइस्चर। जैसे अभी बारिश के दिनों के अंदर हवा के अंदर नमी ज्यादा होती है। अम्ल आदि के जब संपर्क में आती है, धातु अगर लगातार इसके संपर्क में रहती है, उससे छूती रहती है,
तो क्या होता है, उसके धातु के ऊपर एक परत बन जाती है। इस परत बन जाने से क्या होता है, धातु का एक प्रकार से नुकसान होता है, वो धातु कमजोर हो जाती है। तो धातु के इस प्रकार से नुकसान होना, क्षति होना, ये कहलाता है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण के उदाहरण जैसे लोहे पे जंग लगना, ये मुख्य उदाहरण है। आमतौर पर जंग लगने को ही संक्षारण समझ लिया जाता है, लेकिन वो केवल लोहे का संक्षारण है, यानी लोहे का संक्षारण, लोहे पर जंग लगना है। अध्याय 3 जब हम धातु और अधातु वाला पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि जंग लगने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं, जंग लगने में किस प्रकार से वायु की ऑक्सीजन और जल सहायता करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला संक्षारण का उदाहरण है चांदी या सिल्वर पर काली परत चढ़ना। इसके बारे में भी अध्याय 3 धातु अधातु वाले पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि चांदी सिल्वर जो होती है वो कुछ समय पश्चात काली पड़ जाती है। ये मुख्य रूप से सिल्वर सल्फाइड बनने से होता है। अगला जो संक्षारण उदाहरण है कॉपर तांबा पर हरी परत का चढ़ना, ये कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। इन तीनों बिंदुओं का अध्याय 3 में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और मैं इन तीनों का नोट्स भी आपके लिए तैयार करके बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब संक्षारण जो है वो मुख्य रूप से जो धातु की ऑक्सीजन की अभिक्रिया से होता है। वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है ये एक सक्रिय गैस है, ये अधिकांश धातुओं से क्रिया करती है। तो जो संक्षारण की प्रक्रिया का मुख्य कारण है वो है धातु की वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना। संक्षारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी उपचयन और अपचयन, साथ साथ रेडॉक्स, याद है? जी हाँ, ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो धीमे गति से होती रहती है। लोहे का संक्षारण की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, ये एक गंभीर समस्या है, बड़ी विकट समस्या है। क्यों? क्योंकि लोहे की जो बनी वस्तुएं हैं, जैसे लोहे के पुल, लोहे की कार, लोहे की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो अगर उस पर जंग लग जाता है तो वो कमजोर हो जाती हैं। तो अगर पुल बड़ा सा बना जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए, वो कमजोर हो जाए तो उसके गिरने का खतरा रहता है। एक तो पुल गिरने का खतरा, और दूसरा मानवीय जान का, यानी इंसानों का मरने का भी खतरा रहता है। तो ये लोहे की समस्या ये बड़ी गंभीर है। इससे पैसों का भी, लाखों रुपए का नुकसान भी होता है, क्योंकि इनकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। जब ज्यादा लोहे का संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाता है, तब इसको लोहे की वस्तुओं को बदला भी जाता है। अब संक्षारण को रोकने के उपाय बिंदु वाइज पढ़ते हैं। पहला बिंदु पेंट या कलर करके। देखो, संक्षारण रोकने का अगर हम कंसेप्ट समझ ले तो धातु की वायु के साथ कनेक्शन को रोक दो, धातु की हवा के साथ संपर्क को तोड़ दो, हवा के सीधे संपर्क में किसी धातु को ना आने दो, तो अधिकांश संक्षारण को रोकने में हम या उसकी गति को धीमे करने में सफल हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट अगर संक्षारण रोकने का है, पेंट या कलर करके। आपने देखा होगा घरों के अंदर लोहे की चीजों के ऊपर रेड ऑक्साइड, लाल सा पेंट, याद है आपने? रेड ऑक्साइड किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि लोहे पर जंग ना लगे। दूसरा पॉइंट, तेल या ऑयल या ग्रीस लगाकर। ये तो जैसे तेल ऑयल आपने कई बार देखा होगा लोहे की वस्तुओं पर या गाड़ियों के अंदर ऑयल वगैरह डाला जाता है। ग्रीस एक गाढ़ा सा अर्ध ठोस सा एक पदार्थ होता है, काला सा, जो मशीनों में डाला जाता है ताकि घर्षण भी कम होता है और साथ ही साथ वो संक्षारण से भी इसकी धातुओं की सुरक्षा करता है। यशद लेपन, यशद लेपन किसे कहते हैं? जब लोहे पर जिंक की, यानी जिंक धातु जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसको कहते हैं यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरह से भी संक्षारण से सुरक्षा होती है। विद्युत लेपन, ये क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी विद्युत के द्वारा किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, एनोडीकरण भी हम कह सकते हैं इसको। अगला है मिश्रित धातु बनाकर, यानी जब दो धातु या दो से अधिक धातु मिलाकर इस प्रकार से नई धातु प्राप्त की जाती है, या कई बार धातु के साथ कोई अधातु मिलाकर भी मिश्र धातु बनाई जाती है, उससे भी संक्षारण से बचत होती है। ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक संक्षारण का। संक्षारण को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता। देखो, विकृत गंधिता अगर हम शब्द को तोड़े तो एक है विकृत और एक है गंधिता। विकृत का मतलब होता है बिगड़ जाना, खराब हो जाना। जैसे आपको मम्मी या पापा डांटते हैं तो आप बिगड़ जाते हो ना, या आपके बिगड़ने से डांट भी पड़ सकती है। ओके, विकृत गंधिता यानी बिगड़ जाना। क्या? गंध बिगड़ जाना। यानी आम भाषा में अगर मैं कहूं, खाने की चीजें जब खराब हो जाती है, उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, तो इसको कहते हैं विकृत गंधिता। एक विज्ञान के अनुसार परिभाषा क्या है? खाने की चीजें, इसको अपन खाद्य सामग्री कहते हैं, कोई भोजन वगैरह, इसमें तेल या वसा हो। लगभग अधिकांश भोजन में तेल या वसा होती है।
अगर उनको खुला रख दे तो क्या होता है, कुछ समय पश्चात उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, यानी टेस्ट बदल जाता है, खराब हो जाता है, गंध यानी उसमें बदबू से आने लग जाती है। तो भोजन सामग्री या खाद्य सामग्री का इस तरह से खराब होना ये या सड़ जाना, जिसे आम भाषा में कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मुख्य कारण क्या है, वही कारण है जो संक्षारण का है, यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। यानी जो भोजन पदार्थ है वो जो उसमें तेल और वसा है ये क्या करते हैं, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण होकर ये खाना खराब होता है। विकृत गंधिता भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन वाली। जिस तरह से संक्षारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसी तरह से विकृत गंधिता भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसी का एक परिणाम है। अब विकृत गंधिता को रोकने के उपाय बिंदुवार लिख दिए मैंने, ताकि अगर आप कॉपी में लिखना चाहो तो इस नोट्स के रूप में आपके अच्छा प्रश्न तैयार हो गया। सबसे पहला बिंदु क्या है कि खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक मिलाना। ऑक्सीकारक के बारे में इसी वीडियो में हमने पढ़ा है ना। ऑक्सीकारक के आगे लगा दिया प्रति। प्रति का मतलब होता है विपरीत, उसके विरुद्ध लड़ने वाला। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को यानी ऑक्सीजन को मिलने से रोक दे, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को, उपचयन को रोक दे, उसकी दर को धीमी कहते हैं, उसको कहते हैं प्रति ऑक्सीकारक। तो खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाने से विकृत गंधिता को काफी हद तक हम रोक सकते हैं। आपने बेकरी के प्रोडक्ट जैसे डबल रोटी के ऊपर देखा होगा कभी, तेल जैसे चिकना चिकना पदार्थ होता है, वो एक प्रकार से ऑक्सीकारक होता है, ताकि वो डबल रोटी लंबे समय तक ताजी बनी रहे और आपको खाने में क्या आए, आनंद आए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तन में, यानी ऐसे बर्तनों में रखना जिसमें हवा आ जा ना सके, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। क्यों? क्योंकि हवा में होती है ऑक्सीजन, जो खाद्य पदार्थ क्या कर देगी, खराब। तो एक बिंदु ये कि वायु रोधी बर्तन में उनको रखकर। अगला, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, आम भाषा में फ्रीज बोलते हो ना, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज में खाने को आजकल रखने का काफी चलन बढ़ चुका है। तो फ्रीज में रखने से वहां पर क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, तो भी खाना खराब होने से बच जाता है, यानी विकृत गंधिता से रोकने का यह भी एक उपाय है। खाद्य सामग्री की पैकिंग करते समय उसे वायु को निकाल देना। कई सामग्री को जब पैक किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तब उनके पैकेट में से हवा निकाल दी जाती है और इस तरह से उसके अंदर, पैकेट के अंदर हवा ही नहीं होती। इसको कहते हैं वैक्यूम पैकिंग, निर्वात पैकेजिंग। इससे भी खाना लंबे समय तक खराब नहीं होता और विकृत गंधिता से बचा रहता है। अगला पॉइंट है चिप्स की थैली। चिप्स की थैली देखिए ना आपने, फूली फूली सी रहती है, भरी भरी सी रहती है। चिप्स कम, हवा ज्यादा भरी रहती है। चिप्स की थैली में जो हवा होती है वो होती है नाइट्रोजन, यानी उस चिप्स की थैली को पैक करने से पहले उसमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और उसमें केवल भर दी जाती है नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा सक्रिय है और जो नाइट्रोजन वो कम सक्रिय है, इसीलिए चिप्स की थैली लंबे समय तक खराब नहीं होती है। फिर आप खोलते तो हवा निकल जाती है, हाँ, खुलने के बाद अब चिप्स जल्दी खराब हो जाएगी। जब तक वो पैक है तब तक उसमें विकृत गंधिता की संभावना कम रहती है, यानी वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने संक्षारण भी पढ़ा, विकृत गंधिता के बारे में पढ़ा और ये आपके लिए नोट्स भी तैयार हो गए। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पर संक्षारण विकृत गंधिता के नोट्स देख रहे हो आप। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बड़ी ही मेहनत से तैयार किए हमने आपको और बिल्कुल सरल शब्दों में तैयार किए हैं। ये हमारा आज पूरा पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।